हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्कबान एंड आई एम बैक विद अनदर केस स्टडी। और चैनल पे पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जितने लोगों ने भी अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ उसको एक बार जाके वॉच करो। मैं बहुत क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ और आगे भी डिलीवर करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है वीडियो को सर्च करने में, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च बार में लिखिए, टाइप करिए अस्कबान और स्पेस देके लिखिए मिस्टीरियस मर्डर केस ऑफ 19 वुमेन। तो जो फर्स्ट वीडियो आएगी अस्कबान चैनल का नाम है, उसी से आप उसको देखना स्टार्ट कर देना। और जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस पर्टिकुलर केस पे, क्योंकि बहुत सालों से पेंडिंग है वो केस, उसको मैंने पिन कमेंट में अपडेट डाल दी है, तो वहाँ पर भी एक बार नज़र आप लोग अपनी फेर लेना। आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक केस है। और जैसे जैसे मैं इस केस की डिटेल देता जाऊँगा आगे आपको वीडियो में, आपको एक्यूज्ड से ज़्यादा, जिसने ये क्राइम किया है उससे ज़्यादा हमारे समाज पर गुस्सा आएगा। और आपका धीमे धीमे जैसे वीडियो में आगे बढ़ता जाऊँगा, मैं आपको डिटेल देता जाऊँगा, आपका ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ जाएगा। तो करीब आज से 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक 12 साल की छोटी सी बच्ची एक मोहल्ले के घर के बाहर खड़ी हुई थी। उस लड़की ने घर के गेट पर जो आदमी खड़ा था उससे हेल्प मांगी। उस आदमी ने उसे देखा भी, उस बच्ची को। अब ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि इस इतने से सिनेरियो में छोटे से वायरल होने वाली क्या चीज़ थी। जो वो छोटी बच्ची थी उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। और इतना सब देखने के बाद भी जब उस छोटी बच्ची ने उस घर के बाहर खड़े हुए आदमी से हेल्प मांगी, तो उस आदमी ने उस बच्ची को भगा दिया और ये बोला कि तू यहाँ से चली जा। इस लड़की को आखिर हुआ क्या था और ये एकदम से इस मोहल्ले में पहुंची कैसे? दिस इज द केस दैट टुक नॉट ओनली उज्जैन but the whole country in a shocking situation. So let's learn more about today's case. Ujjain school girl. मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के जातेवारा गांव के एक छोटे से कच्चे से मकान में ये छोटी सी 12 साल की बच्ची अपने दादाजी, बड़े भाई और पापा के साथ रहती थी। तो उस 12 साल की बच्ची की केयर मोस्टली उसके दादाजी करते थे एंड शी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। लेकिन थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर थी वो बच्ची। पढ़ाई में इतना ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद भी ये 12 साल की बच्ची अपना 1000% देती थी पढ़ाई में, और स्कूल के बाहर भी बहुत से एग्ज़ाम्स और टेस्ट अटेंड करती थी इन होप्स कि शायद इन एग्ज़ाम्स की वजह से जो वो बाहर देने जाती है, एक्स्ट्रा स्टडी कर रही है जो वो, उससे शायद उसकी स्कूल की स्टडी में हेल्प हो जाएगी। तो वो बच्ची रोज़ सुबह तैयार होके अपने कुछ दोस्तों के साथ पैदल ही स्कूल जाया करती थी और शाम को करीब 4 से 4:30 बजे वापस घर आ जाया करती थी। 24 सितंबर 2023 ये भी एक कैजुअल दिन था उस बच्ची की लाइफ में। जो भी उसका रोज़ का मॉर्निंग रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग वो सुबह तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन उस दिन उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम था। तो सुबह करीब 9 बजे वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले 7 और बच्चों के साथ ऑटो रिक्शा में बैठ के मांझा गांव की तरफ गई, जहां पर उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम सेंटर था। मांझा गांव पहुंचने के बाद वो लड़की सीधे उस स्कूल में गई जहां पर उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम था। लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही वो 12 साल की बच्ची अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंची, जो कि मांझा गांव में था, तो क्लासरूम में जैसे ही एंटर करा उसने, टीचर के द्वारा उसको ये बताया गया कि उसके एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ये ओलंपियाड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। जो कि बाद में जब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करी तो ये सामने आया था कि उस बच्ची के एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि जो टीचर वहाँ पे ओलंपियाड का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अपना एग्ज़ाम ना दे पाने की वजह से और मांझा गाँव के बारे में ज़्यादा कुछ ना पता होने की वजह से वो लड़की सीधा स्कूल से बाहर चली गई और एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई। जैसे ही वो 12 साल की बच्ची ऑटो रिक्शा में बैठी तो ऑटो रिक्शा वाले ने उससे नॉर्मल सवाल पूछा कि आपको कहाँ पर जाना है, क्योंकि उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता था डायरेक्शंस के बारे में मांझा गांव के। तो उसने बोला कि भैया सीधे ही चल लो। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उस बच्ची ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सुनने के बाद उस ऑटो रिक्शा वाले ने उस बच्ची को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही वो बच्ची ऑटो रिक्शा से उतरी, रास्ता ना पता होने के कारण वो सीधा सीधा चलती गई और मांझा गांव की मेन जगह पर पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद ये अराउंड 10 बजे की बात है, उसके दादाजी ने उसको देख लिया था और उसके दादाजी को ये चीज पता थी कि हमारी बेटी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती है, तो उसको डायरेक्शंस वगैरह कुछ नहीं पता होंगे घर वापस जाने के। तो उसके दादाजी ने उसको उठाया और उसको घर वापस लेकर आ गए। घर आने के बाद उसके दादाजी ने उसको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं,
अगले साल एग्जाम दे देना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सब समझाने के बाद उसके दादाजी वापस अपने काम पर चले गए। एंड अगेन ऑल दिस वॉज हैपनिंग एट 10 AM इन द मॉर्निंग। और जब उसके दादाजी अपने काम से वापस आए शाम को 6 बजे, तो उन्होंने घर में ये पाया कि उनकी पोती घर में नहीं थी, वो छोटी बच्ची घर में नहीं थी। तो घबराते हुए अपनी पोती को बाहर ढूंढने निकल गए। जैसे ही उसके दादाजी पुलिस स्टेशन पहुंचे अपनी पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो जो पुलिस स्टेशन के हेड थे उन्होंने ये बोला, तुम अपनी पोती को खुद ढूंढो या फिर एटलीस्ट एक दिन का वेट करो, क्योंकि ये पुलिस की गाइडलाइंस होती हैं कि 24 घंटे तक अगर आपके घर से कोई मिसिंग हो रहा है तो आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद पुलिस कोई एक्शन लेगी। जब उसके दादाजी पुलिस स्टेशन से वापस जा रहे थे तो जाते जाते पुलिस वाले ने उसके दादाजी से ये कहा, तुम अपनी पोती को खुद ढूंढ लो और कम से कम एक दिन का मौका तो दो अपनी पोती को, क्या पता वो घर वापस आ जाए, और अगर कल तक वो वापस नहीं आई तो हम लोग पर्सनली जाके तुम्हारी पोती को ढूंढेंगे। पुलिस को आखिर क्या ही फर्क पड़ता है किसकी बेटी खोई है, किसकी पोती खोई है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका बस एक सेट प्रोटोकॉल है, वो उसको ही फॉलो करते हैं कि 24 आवर्स बाद अगर आपकी पोती वापस नहीं आएगी तभी हम लोग सर्च स्टार्ट करेंगे। पर जिस इंसान का फैमिली मेंबर खोया है वो तो टेंशन में ही रहेगा ना। तो वो दादाजी उस दिन की पूरी रात अपनी पोती को ढूंढने में लगा दी और अगली सुबह तक उनकी पोती वापस नहीं आई थी और एक्चुअली में 24 आवर्स हो चुके थे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए दादाजी पहुंचे वापस से पुलिस स्टेशन अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, और इस बार पुलिस ने अपनी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए असली में उस बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। ऑन 25 सितंबर दिस गर्ल वॉज सीन 700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सतना ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ उज्जैन, जहां पर वो ऐसे ही घूम रही थी बिना कपड़ों के और लोगों से मदद मांग रही थी। वो इस हालत में थी कि उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और उसके शरीर से खून निकल रहा था, और 8 किलोमीटर तक वो चलते चलते बस लोगों से मदद मांगती रही। करीब 2.5 घंटे और 2.5 आवर्स ऑफ वॉकिंग इन पेन ये लड़की कम से कम 100 से 200 घर और ढाबे पार कर चुकी थी, मदद मांगते मांगते और भीख मांगते मांगते कि मेरी हेल्प कर दो। वो डिफरेंट स्ट्रीट्स पर गई, डिफरेंट एरिया पर गई, पर किसी भी इंसान ने ह्यूमैनिटी के खातिर उसकी मदद नहीं करी। करीब सुबह 9:30 बजे ये लड़की ऐसे ही चलते चलते एक आश्रम के पास पहुंची जिसका नाम था दादी सेवा आश्रम। इस आश्रम के एक पुजारी जिनका नाम है राहुल शर्मा, जो कि इस पूरी स्टोरी के इस पूरे केस के हीरो हैं, वो किसी काम से बाहर जा रहे थे आश्रम से। तभी उन्होंने इस बच्ची को मंदिर से 15 किलोमीटर दूर बाधनगर एक जगह है वहां उस डायरेक्शन से आते हुए देखा। जैसे ही पुजारी राहुल शर्मा ने उस बच्ची को इस दयनीय हालत में देखा जहां पर उसके शरीर से खून आ रहा था और वो कपड़े नहीं पहने थी, उन्होंने अपना सारा काम छोड़ा और सबसे पहले उस बच्ची को जाके अपने कपड़े पहनाए। और अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक पुजारी कितने ही कपड़े पहनता होगा। तो ये सोचते हुए वो उस बच्ची को बचते बचाते अपने आश्रम या मंदिर ले आए। थोड़ी देर बाद जब सिचुएशन काम हो गई तब राहुल शर्मा ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ को बिलोंग करती हो। लेकिन वो बच्ची कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और जो भी चीज़ें वो बोल रही थी वो राहुल शर्मा को समझ नहीं आ रही थी। He was so scared और पुजारी जी को ये समझ में आ गया था कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये बच्ची बोल तो कुछ नहीं पा रही है और जो भी बोल रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए क्या पता ये कुछ लिख के बता दे मुझे। तो पुजारी जी ने उस बच्ची को एक पेन और पेपर दिया, ये सोच के कि क्या पता वो अपने माँ बाप का नाम लिखे इस पे या फिर अपने घर का फ़ोन नंबर लिखे। और इतने सब एफर्ट्स करने के बाद वो बच्ची इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके हाथ काँप रहे थे, वो कुछ भी नहीं लिख पा रही थी पेपर पर। तो राहुल शर्मा ने इनफैक्ट उसको अपना फ़ोन भी दिया, कीपैड खोल के, तुम्हारे माँ बाप का जो भी नंबर है, घर का फ़ोन नंबर है, वो तुम इस पर टाइप कर दो, मैं बात कर लूँगा तुम्हारे घर पर। लेकिन वो बच्ची टाइप तक नहीं कर पा रही थी। द ओनली थिंग दैट शी रिप्लाइड वॉज, जब पुजारी जी ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि पुजारी जी को भी ये पता था कि ये इस बच्ची के संग बहुत बुरा कुछ हुआ है और वो बच्ची पिछले 1-1.5 दिन से बिना कुछ खाए हुए सिर्फ चले जा रही थी। इतनी ज़्यादा फिजिकल एंडोरेंस झेलने के बाद उसने अपना सर हिलाते हुए इशारों इशारों में बोला कि हाँ मुझे भूख लगी। आई कैन नॉट इवन इमेजिन हर स्टेट, हर सिचुएशन। आप खुद सोचो, जब हम लोग 12 साल के थे तो कितने छोटे थे। वो 12 साल की बच्ची पिछले 2.5 घंटे से भटकते भटकते लोगों से मदद मांगते हुए इतनी दूर से पैदल चलते चलते बिना किसी कपड़ों के, बिना किसी खाने के, खून निकल रहा है उसके शरीर से और हेल्प मांग रही है।
और इसकी इतनी दयनीय हालत देखने के बाद भी किसी भी एक इंसान ने उसकी मदद नहीं करी। आप खुद सोचो हमारी कंट्री के लोग कैसे होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मदद करना और ह्यूमैनिटी तो बहुत दूर की बात है। These people just ignored her and yelled at her to go away from their house. मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। क्योंकि पुजारी राहुल शर्मा को उस छोटी बच्ची से कोई भी उत्तर नहीं मिला था तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सीधा उस एरिया के पुलिस स्टेशन को कॉल किया, पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करी। करीब 20 मिनट में पुलिस उनके आश्रम के बाहर पहुंच गई। पुजारी जी ने पुलिस वालों को हर एक चीज की डिटेल दी, हर एक चीज एक्सप्लेन करी कि कैसे उन्हें ये बच्ची मिली और ये किस हालत में थी। और ये सब सुनने के बाद पुलिस सीधा उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। और मेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। रिजल्ट्स में ये सामने आया कि इस छोटी बच्ची के संग किसी ने बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करी है। और जोर जबरदस्ती ही नहीं, इस बच्ची के शरीर पे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। पुलिस ने सीधा इस बच्ची को इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया। तुम लोग अभी सिचुएशन की डेप्थ को नहीं समझ रहे हो। वो 12 साल की बच्ची जिसकी अभी एज भी रिवील नहीं हुई थी, ना पुलिस वालों को ना पुजारी को। उनको बस ये दिख रहा था कि ये एक छोटी बच्ची है। उसकी हालत इतनी ज्यादा सीरियस थी, पुलिस ने बिना FIR लिखे उस बच्ची को सीधा इंदौर भेजा एक बड़े हॉस्पिटल में, जिससे उसका ट्रीटमेंट हो पाए अच्छे से। करेंटली शी हैज गॉन थ्रू सर्जरी एंड शी इज नाउ स्टेबल। बट ये इंसिडेंट की न्यूज पूरे देश में एक सनसनी खबर जैसे फैल गई थी और देश के हर नागरिक को यह आंसर चाहिए था कि आखिर इस छोटी बच्ची के संग हुआ क्या, किसने इसके संग जोर जबरदस्ती करी और ये अपने स्कूल से इतनी दूर कैसे पहुंची। इन सब चीजों का जवाब देने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई गई जिसमें 28 पुलिस ऑफिसर्स थे और उन्होंने पूरी 4 रात बिना सोए हुए इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। एंड ऑन 25 सितंबर पुलिस ने बादनगर के सारे कैमरास चेक करे बिकॉज दे वर रिट्रेसिंग द स्टेप्स ऑफ दैट गर्ल। और बादनगर ही नहीं, उस बच्ची के घर से बादनगर तक जितने भी कैमरास थे उन सब की फुटेज चेक करी और वो उन पूरे कैमरास का टोटल काउंट था 700। तो पूरी 700 फुटेजेस चेक करने के बाद पुलिस फाउंड आउट दैट उस छोटी बच्ची को एक रिक्शा वाले ने तिरुपति ग्रीन्स के रेसिडेंशियल एरिया में ड्रॉप किया था ऑन 26 सितंबर अराउंड 7 PM। पुलिस ने जल्दी से उस रिक्शा वाले को पकड़ा और उस रिक्शा वाले का नाम था राकेश मालवी। जब पुलिस ने उस रिक्शे वाले का रिक्शा चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि उस रिक्शे वाले की बैक सीट पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। उनको छू के ये पता चल रहा था कि अभी 1-2 दिन के आसपास ही हुआ है। तो पुलिस ने राकेश से पूछा कि तुम्हारी बैक सीट पर ये खून कैसे आया। तो राकेश ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे ये बच्ची ऐसे ही खून में लथपथ खड़ी हुई मिली थी, तो मैंने इसको अपने ऑटो में बिठाया और मैं सीधा इसको एक पुलिया के ऊपर से तिरुपति ग्रीन्स के रेसिडेंशियल एरिया में ले गया जो कि यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है और मैंने उसको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। पूरे टाइम ये बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी, इसके सारे कपड़े फटे हुए थे और ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो राकेश ने एक अच्छा इंसान बनते हुए उस लड़की को अपनी खाकी शर्ट पहनने को दी एंड ही ऑल्सो टोल्ड पुलिस दैट ये लड़की उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके संग कुछ बहुत बुरा हुआ है। पर राकेश ने सोचा कि ये लड़की यहीं आसपास रहती होगी तो मैं इसको यहाँ उतार देता हूँ, ये चल के अपने घर चली जाएगी। राकेश ने उस बच्ची को वहीं पर ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये लड़की तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन अगर कुछ केस हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई आगे के दिनों में तो पुलिस इसको रिट्रेस करते हुए मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं बहुत बुरा फंस। जब राकेश ने उस बच्ची को पहली बार देखा था इस हालत में रोड पर खड़े हुए तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा न्यू थी। उसने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी और वो उस टाइम डिसीजन नहीं बना पा रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। जब राकेश से आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उसने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि उस बच्ची की हेल्प ना करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। राकेश की सारी बात सुनने के बाद पुलिस चार्ज्ड राकेश अंडर IPC 176 एंड ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ये पाया, एक कैमरा फुटेज में ये देखा गया है कि वो लड़की उज्जैन के रेलवे स्टेशन के बाहर थी एंड ऑन 25 सितंबर इस बच्ची ने उज्जैन स्टेशन के बाहर 3 और ऑटो रिक्शा वाले से इंटरेक्ट किया था और इसने एक एक करके तीनों से बात करी थी। तो ये यही बात कर रही होगी कि मुझे हेल्प कर दो या मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो।
क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे और उसको दिक्कत भी हुई। तीनों रिक्शा वालों से इंटरेक्ट करने के बाद वो बच्ची फाइनली थर्ड रिक्शा में बैठी और वो रिक्शे वाला उस बच्ची को लेके वहाँ से गायब हो गया। He was found at जीवन कैदी by राकेश in the morning। तो इतनी बात तो राकेश की सच थी कि उसने उस बच्ची को जीवन कैदी पर देखा था और वहां से उसने तिरुपति ग्रीन्स कॉलोनी के रेसिडेंशियल एरिया में उसको ड्रॉप किया था। इसको इतना तो समझ में आ गया था कि राकेश के रिक्शा में बैठने से पहले ही इस लड़की के संग कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो पुलिस ने कैमरा फुटेज से इस रिक्शे का नंबर नोट किया और इसके ओनर को ट्रैक करना स्टार्ट किया। इस रिक्शे का नंबर था MP13 R5204 और इस रिक्शे का ओनर था भरत सोनी। ही वॉज द मेन एक्यूज्ड। आखिर ये भरत सोनी है कौन? भरत सोनी एक ऑटो रिक्शा वाला है और उसकी उम्र 38 साल है। ही लिव्स इन उज्जैन नियर नानखेड़ा बस स्टैंड। वो अपने घर में अपने पेरेंट्स और अपने भैया भाभी के संग रहता है। भरत सोनी पहले अपने फैमिली का बिजनेस संभालता था जिसमें उनकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने के 6 महीने पहले से भरत सोनी अपने छोटे भाई का ऑटो रिक्शा चला रहा था। भरत सोनी अक्सर अपने घर पर लड़ाइयाँ करके आता था, पर वो लड़ाइयाँ इतनी सीवियर नहीं होती थी। अक्सर वो ये लड़ाइयाँ या तो जो पैसेंजर उसके रिक्शा में जा रहे हैं उनसे करता था पैसे के चक्कर में, या तो जो उसके संग और ऑटो रिक्शा वाले हैं उनसे लड़के घर आता था। भरत सोनी मोस्टली रात को ही ऑटो चलाता था क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था और उज्जैन के जिस एरिया में वो अपना ऑटो ड्राइव करता था वहाँ पर रात को पुलिस पहरा नहीं देती थी, तो इसीलिए वो रात से सुबह 5 बजे तक ऑटो रिक्शा चलाता था। और 25 सितंबर को भी भरत सोनी नॉर्मल जैसे रोज रिक्शा चलाता है वैसे ही रिक्शा चला रहा था और उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था जहाँ पर उसे ये छोटी बच्ची मिली थी। एलिजिडली ऑन 25 सितंबर अराउंड एट 5:15 AM भरत सोनी इस बच्ची को अपने रिक्शा में बैठाल के जीवन कैदी के एक सेक्लूडेड एरिया में जो कि गाँव है वहाँ पर ले जाके इसने उस बच्ची का शोषण किया, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करी, उसको मारा भी और वहाँ से भाग गया। और वहाँ से घर आने के बाद उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है, वो कुछ करके ही नहीं आया है और वो नॉर्मली जो उसका यूजुअल दिन होता है वैसे ही उस दिन भी बिहेव कर रहा था। और भरत सोनी के फादर के अकॉर्डिंग, जिनका नाम राजू है, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने इस न्यूज के बारे में सोशल मीडिया से सुना था। जब उन्होंने ये न्यूज भरत को बताई तो भरत ने बहुत नॉर्मली एक्ट किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये न्यूज देखने के बाद सोशल मीडिया से और अपने बेटे को नॉर्मल एक्ट करते हुए देखने के बाद उनको तो यही लगेगा कि उनका बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। और जब वो न्यूज देख रहे थे तो उसमें ये तो आया ही नहीं था सामने कि इसने किया है। पुलिस अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चे पर शक नहीं किया। आफ्टर दैट डे पुलिस वालों ने भरत का फोन ट्रैक करना स्टार्ट किया एंड पुलिस वॉज ऑन लुक आउट फॉर भरत सोनी। और इंसिडेंट के 3 दिन बाद ऑन 28 सितंबर पुलिस ने फाइनली भरत सोनी को कस्टडी में ले लिया था। बहुत ज़्यादा इंटरोगेशन करने के बाद भरत सोनी फाइनली एडमिटेड टू हिज क्राइम्स और उसके ऊपर एक केस दर्ज हुआ अंडर IPC 376। पुलिस को उस बच्ची से ज़्यादा एविडेंस ना रिकवर होने के कारण पुलिस ने भरत सोनी को सीधा क्राइम सीन पर ले जाने का सोचा टू रिक्रिएट द क्राइम एंड टू कलेक्ट मोर एविडेंस, क्योंकि पुलिस के पास बस वो CCTV फुटेजेस थी एविडेंस के तौर पर। जैसे ही पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस को एविडेंस मिलना स्टार्ट हुए जिसमें उस बच्ची के जूते थे और लोअर बॉडी की क्लोथिंग थी। तो पुलिस समझ गई थी और पुलिस के पास एकदम पुख्ता सबूत थे कि इस बच्ची के संग यहीं पर कुछ हुआ है और मेन कल्प्रेट भरत सोनी ही है। इंडियन पुलिस को तो तुम जानते ही हो, जैसे ही उनको किसी के भी खिलाफ सच्चा एविडेंस या सच्चा सबूत मिल जाता है तो वो उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही भरत सोनी के साथ हुआ। जब पुलिस ने उससे क्राइम सीन रिक्रिएट कराया तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट थी और पुलिस ने उसे मारा भी। तो इसी मार से बचने के लिए भरत सोनी ने वहाँ से भागने की कोशिश करी और इसी कोशिश के दौरान भरत सोनी को चोट लग गई और वो कोई छोटी मोटी चोट नहीं थी। ही विल बी अंडरगोइंग अ सर्जरी। इन सब चीज़ों के बाद कोर्ट ने भरत सोनी को 7 दिन का रिमांड दिया और यही अभी तक इस केस की लेटेस्ट अपडेट है। आगे इसकी जो भी फ्यूचर अपडेट्स आएंगी उसके लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो का पिन कमेंट चेक कर लेना। पुलिस वालों के पास 2 टाइप के एविडेंस आ चुके थे, जिसमें एक थे टेक्निकल एविडेंस जिसमें CCTV फुटेजेस थी और दूसरा था फिजिकल एविडेंस जिसमें उस बच्ची के शूज़ और लोअर बॉडी की क्लोथिंग थी। और तो और जैसा कि आप लोगों को पता है भरत सोनी ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था और वही क्राइम सीन पर पुलिस वालों को लेकर गया था टू रिक्रिएट इट। और पुलिस वालों को ये भी मालूम पड़ चुका था कि ये अपने छोटे भाई का रिक्शा चलाता है, वो भी बिना लाइसेंस के, और उनके पास इसके नंबर प्लेट की फोटो भी थी थ्रू CCTV फुटेज। तो भरत सोनी अब कहीं भी भागकर नहीं जा सकता था। नो यू ऑल वुड बी वंडरिंग
कि पूरे वक्त जब ये बच्ची लोगों से मदद मांग रही थी सड़क पे, तो क्या किसी ने भी इसकी मदद नहीं करी या फिर किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। When पुलिस फाउंड हर आउट, उनको इस बच्ची के पास 120 रुपए मिले थे और चलते चलते जब वो सबसे मदद मांग रही थी, इस दौरान उसने एक टोल बूथ भी क्रॉस किया था और उस टोल बूथ पे जो आदमी खड़ा हुआ था या जो लड़का खड़ा हुआ था, उसने इस बच्ची को कुछ पैसे और अपने कपड़े दिए। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द क्लोथ। जब पंडित जी को ये लड़की मिली थी, अब शी वॉज नॉट वेयरिंग एनीथिंग। जब पुलिस ये केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मोहल्ले वालों के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया पुलिस को कि वो लोग इस बच्ची की मदद करना चाहते थे, लेकिन इस बच्ची की हालत देख के वो लोग डर गए थे और उन्हें ये लगा कि कहीं वो लोग किसी चीज में ना फंस जाएं। जबकि वो लड़की, उसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ था, उसके बाद भी लोगों ने ऐसा सोचा। मोहल्ले वालों को इसी सोच की वजह से, उस बच्ची की हेल्प ना करने की वजह से पॉक्सो एक्ट के अंडर जेल हो सकती है। आई नो इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि इस केस को जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा, तुम लोगों का ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ जाएगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी इंसान के साथ, वो तो छोटी बच्ची थी, मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा इंसान भी हो, उसके साथ ऐसी चीज हुई है और उसकी हेल्प नहीं करी लोगों ने। अभी इतने सैकड़ों लोगों ने, वो हर घर के गेट पर गई थी और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ह्यूमैनिटी की तरफ एक छोटा सा कदम भी उठाया। उनमें से एक इंसान है राजू सोनी, जो कि भरत सोनी के पिताजी हैं। उन्होंने पुलिस को ये बोला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि मुझे पता है ये कितना बड़ा क्राइम हुआ है, अगर मेरे बेटे ने ये क्राइम किया है तो मुझे पता है उसे किस टाइप की सजा मिल सकती है और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ आपकी इन्वेस्टिगेशन को और जो आप डिसीजन लोगे उसको। और अगर उसने करा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी। मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता, यही बोलता ना। वो बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते हैं, यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही शूट कर देने चाहिए। तो पुलिस वाले भी सामने आए जिन्होंने उस लड़की को ब्लड डोनेट किया और ये दिखावे के लिए नहीं था, ये सारी चीजें ऑफ कैमरा थी, किसी को नहीं पता थी। जय वर्मा, जो कि महाकाल पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये पूरा केस सॉल्व किया था, उन्होंने इस बच्ची की लाइफ टाइम पढ़ाई और हेल्थ को स्पॉन्सर करने का प्रॉमिस किया। एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हम सबको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों किसी ने भी उस बच्ची की हेल्प नहीं करी। इतने बड़े बड़े घरों के गेट पर गई, उसने भीख मांगी कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो। वो इतनी सी बच्ची, अगर उसकी जगह आप लोगों की माँ बहन बेटी होती, अभी आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करते क्या? और ये कई सालों से, बहुत जनरेशन से, हमेशा से ये लड़कियों के संग होता आ रहा है। ना कोई हेल्प करता है, ना कोई आगे आता है। तो अभी तो ये पर्टिकुलर केस, जैन का जो केस है, ये अभी हॉल्ट पर है, अभी इसका डिसीजन आगे आना है कोर्ट की तरफ से। बट बिफोर यू गो, अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान।